अमोदिता अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, माँ ये आचमन क्या होता है? रजनी अमोदिता पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। पता नहीं कैसे सौदाइन बनेगी, छोटी छोटी बातें भी बतानी पड़ती है तुझे। आचमन का मतलब होता है पानी पीना। प्रार्थना, दर्शन, पूजा, यज्ञ और साधना करने से पहले मंत्र पढ़ते हुए पानी पीना ही आचमन कहलाता है, समझी? माँ तो सीधे सीधे ही बोल देती कि 3 बार पानी पीना है। इतना कठिन शब्द बोलने की क्या जरूरत थी? नालायक, सिर्फ पानी ही नहीं पीना है बल्कि मंत्र भी पढ़ना है। कौन सा मंत्र माँ? रुक बताती हूँ। वो मंत्र है, ओम नमो विधहर्ताय अहम दिवस समय संपूर्ण कर्ण पिशाचिनी गृहस्थ साधना आरंभन कुरु। गृहस्थ साधना आरंभन कुरु में देवाय शक्ति प्रदानाय नमः। और सुन, जहां पर अहम बोला है वहां पर अपना नाम लेना और दिवस की जगह आज जो दिन है वो बोलना है, समझी? अमोदिता रजनी द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करते हुए 3 बार आचमन कर लेती है। आचमन के बाद रजनी उसके सामने रखी एक पॉलिथीन उठाती है जिसमें करीब 2 किलो पीली सरसों रखी हुई थी। रजनी अपनी जगह से उठती है और उस पीली सरसों से अमोदिता और अपने चारों तरफ घेरा बनाने लग जाती है। रजनी सरसों से घेरा बनाते हुए कहती है, ओम नमो शक्ति रूपाय देवताभ रक्षाम्भिरताय नमः। अमोदिता हिचकिचाते हुए पूछती है, माँ ये तुम क्या कर रही हो? ये सरसों को जमीन पर फेंक कर बर्बाद क्यों कर रही हो? रजनी अमोदिता के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है, मंत्र पढ़ना जारी रखती है और जहां पर वो साधना करने वाली थी उसके आसपास एक बड़ा सा घेरा बना लेती है। घेरा बनाने के बाद रजनी वापस से अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है। रजनी के बैठते ही अमोदिता रजनी से पूछती है, माँ ये तुमने इतनी सरसों फेंकी क्यों? रंगोली बना रही थी क्या? अरे नालायक लड़की, रंगोली नहीं बना रही थी, सुरक्षा चक्र बना रही थी। अमोदिता अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, क्या कहा माँ आपने? सुरक्षा चक्र? रजनी अमोदिता को अच्छे से समझाते हुए कहती है, हाँ सुरक्षा चक्र। जब हम कोई भी बड़ी साधना करते हैं तब हमारे आसपास के वातावरण में भटकती नकारात्मक शक्तियां उस कार्य में बाधा डालने का प्रयास करती हैं, इसलिए सुरक्षा चक्र का होना बहुत जरूरी है। वैसे तो सुरक्षा चक्र को साधना करने से 2 घंटे पहले बनाना पड़ता है, पर बीच में ये पागल वन्ना आ गई थी ना, तो नहीं बना पाई, इसलिए अभी बनाना पड़ा। रजनी की जुबान से वन्ना का नाम सुनते ही अमोदिता वन्ना की ओर देखने लग जाती है जो वहीं पर फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी। रजनी अपने पास रखी कांसे की थाली उठाती है और मन ही मन कोई सा मंत्र बड़बड़ाते हुए उस कांसे की थाली के अंदर सिंदूर से त्रिशूल बनाने लग जाती है। अमोदिता रजनी को चुपचाप ये सब करते हुए देखती रहती है। रजनी कांसे की थाली अमोदिता को देते हुए कहती है, ये ले, इसे पत्थर पर रख और इसके अंदर वो दीपक रख दे। रजनी और अमोदिता के बीच में ही बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था जिसके ऊपर बुझा हुआ दीपक रखा हुआ था। अमोदिता उस दीपक को उठाती है और कांसे की थाली पर रखकर उसके अंदर वो दीपक रख देती है। कांसे की थाली में दीपक रखते वक्त ही अमोदिता की नजर पत्थर पर पड़ती है जिस पर बहुत सारी गीली मिट्टी लगी हुई थी। अमोदिता उस गीली मिट्टी को देखते हुए कहती है, ये क्या माँ? पत्थर को अच्छे से धो तो लेती। कितना गंदा है ये पत्थर, पता नहीं कहां से उठा के ले आई। मुझे तो नहीं लगता कर्ण पिशाचिनी इस गंदे पत्थर को देखकर यहाँ पर आएगी। रजनी झट से कहती है, अरे नालायक लड़की, इसी पत्थर की मदद से तो कर्ण पिशाचिनी आएगी। ये कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं है, कब्रिस्तान से लाया गया पत्थर है और इसके ऊपर कब्रिस्तान की ही मिट्टी लगी हुई है। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, ये माँ भी ना पता नहीं क्या क्या करती रहती है। मैं तो कब्रिस्तान की कोई भी चीज घर में लाने से पहले 100 बार सोचूं। ये माँ को डर नहीं लगता क्या? रजनी फटाक से कहती है, डर उन्हें लगता है जो डरपोक होते हैं और हम तो सौदाइन हैं। हम डरते नहीं बल्कि डराते हैं। तू भी सबसे पहले अपने अंदर से डर निकाल ले, समझी? वैसे तो कर्ण पिशाचिनी किसी के सामने नहीं आती, बस उसकी आवाज ही सुनाई देती है, पर सुना है उसकी सूरत बहुत डरावनी होती है, इतनी डरावनी कि अच्छे अच्छे उसकी सूरत देख कर ही परलोक सिधार जाए। रजनी की बात सुनकर अमोदिता के हाथ पैर कपकपाने लग गए थे। रजनी साधना शुरू करते हुए कहती है, जो साधना मैं तुझे बताने जा रही हूँ, कहते हैं इस विधि से स्वयं वेदव्यास जी ने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया था। रजनी के पास ही पलास के फूल रखे हुए थे। वो उन फूलों को दीपक के पास रखते हुए कहती है, ओम अमृत कुरु कुरु स्वाहा, ओम अमृत कुरु कुरु स्वाहा। रजनी के बगल में ही एक काली पॉलीथीन रखी हुई थी जिसके अंदर बहुत देर से अपने आप हलचल हो रही थी। अमोदिता की नजर काफी देर से उसी काली पॉलीथीन पर थी। रजनी अपने दोनों हाथ उस पॉलीथीन के अंदर डालती है और उसके अंदर रखा सामान बाहर निकालने लग जाती है।
उस पॉलीथीन के अंदर जो भी चीज रखी हुई थी उसे बाहर निकालने में रजनी को बड़ी मशक्कत हो रही थी। ये बात उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रही थी। अमोदिता ने भी अपनी नजरें उसी काली पॉलीथीन पर गड़ाई हुई थी। उसका भी दिल ये जानने को बेकरार हो रहा था कि आखिर उस काली पॉलीथीन के अंदर ऐसा क्या था जिसे निकालने में रजनी को इतनी दिक्कत हो रही थी। जब रजनी अपने दोनों हाथ उस पॉलीथीन के अंदर से बाहर निकालती है तो अमोदिता देखती है कि रजनी के हाथों में बड़ी सी करीब 5 किलो की मछली थी जो अभी भी फड़फड़ा रही थी। उसके अंदर जान बाकी थी। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, माँ इस मछली का क्या करने वाली है। रजनी अमोदिता को वो मछली दिखाते हुए कहती है, इस मछली की हम बलि देने वाले हैं। कर्ण पिशाचनी को बलि बहुत पसंद होती है, उससे वो जल्दी प्रसन्न होती है। रजनी की बात सुनकर अमोदिता घबरा जाती है। उसके हाथ पैर थर-थर कांपने लग जाते हैं। रजनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, हम किसी इंसान की बलि तो दे नहीं सकते, इसलिए इस मछली की बलि दे रहे हैं। सुन, मैं मंत्र पढ़ती जाऊंगी और तू इस मछली की गर्दन हलाल करते जाना, समझी। अमोदिता घबराते हुए कहती है, नहीं माँ, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये तुम ही करो। रजनी अमोदिता पर दहाड़ते हुए कहती है, अरे नालायक, पागल हो रही है क्या। यहाँ पर मैं तुझे कोई तमाशा दिखाने थोड़ी लेकर आई हूँ जो तू बस बैठ कर देखती रहेगी, कुछ करेगी नहीं। मैं तुझे यहाँ पर जादू टोना सिखाने लाई हूँ और ये तो बस शुरुआत है। काले जादू में तो बहुत सी बलियां देनी पड़ती हैं। अब चुपचाप चाकू उठा, वरना तुझे पता है मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ। अमोदिता को पता था कि यदि उसने रजनी की बात नहीं मानी तो फिर रजनी टोना करके उसका हाथ मरोड़ने लग जाएगी, इसलिए वो चुपचाप डरते हुए उसके सामने रखा चाकू उठा लेती है। चाकू एकदम नया लग रहा था, जिसकी नोक और धार अंधेरे में भी चमक रही थी। रजनी मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है, ओम कर्ण पिशाचनी दग्ध मीन बलि गृहण गृहण मम सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इतना कहकर रजनी अमोदिता को मछली को हलाल करने का इशारा कर देती है। अमोदिता रजनी का इशारा समझ जाती है और डरते हुए चाकू की पैनी नोक मछली की गर्दन पर रख देती है। अमोदिता अपनी आंखें बंद करते हुए कपकपाते हाथों से मछली की गर्दन पर चाकू आगे पीछे करने लग जाती है। रजनी मन ही मन सोचती है, नालायक लड़की, आंखें खोल जल्दी, ये काम आंखें बंद करके नहीं करते हैं। पहली बार अमोदिता को रजनी के मन की बात सुनाई दी थी, वो भी इसलिए क्योंकि धीरे धीरे अब उसमें भी सौदाइन के गुण आने शुरू हो गए थे। अमोदिता झट से अपनी आंखें खोल लेती है और मछली की गर्दन बड़ी बेरहमी के साथ काटने लग जाती है। मछली के खून से चाकू पूरा सनसन आ गया था। मछली की पूंछ अभी भी फड़फड़ा रही थी। अमोदिता को अपने आप पर बहुत घिन आ रही थी, पर वो मजबूर थी, इसीलिए वहीं पर बैठी रहती है। मछली जैसे ही अपना दम तोड़ती है, रजनी खुश होते हुए कहती है, शाबाश मेरी बेटी, मुझे पूरा यकीन था कि तू ये कर सकती है। आखिर तू मेरी बेटी है। आधा काम हो चुका है, अब बस आधा बचा है। अमोदिता हिचकिचाहट के साथ कहती है, अब क्या करना है माँ। रजनी जवाब देती है, अब हमें 10,000 बार कर्ण पिशाचनी मंत्र का जाप करना है। अमोदिता अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, क्या कहा माँ, 10,000 बार। रजनी मुंह बनाते हुए कहती है, और नहीं तो क्या, साधनाएं इतनी भी आसान नहीं होती है जो चुटकियों में हो जाए। इसके लिए सब्र चाहिए होता है, बहुत संयम रखना पड़ता है, समझी। पर माँ, मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगी। 10,000 बार मंत्र का जाप करना बहुत होता है। माँ, मैं तो 500 के बाद ही गिनती भूल जाती हूँ, फिर 10,000 तक कैसे याद रख पाऊंगी। तूने कितनी बार मंत्र का जाप किया उसका हिसाब तू मत रख। जैसे ही तेरे 10,000 मंत्र का जाप पूरा होगा, ये दीपक अपने आप जलने लग जाएगा, और जब ये दीपक जलेगा उसी के साथ कर्ण पिशाचनी भी आ जाएगी। फिर मिलेंगे हमें हमारे सारे सवालों के जवाब, समझी। अमोदिता कुछ नहीं कहती है, बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। रजनी अपने हाथ जोड़ते हुए कहती है, चल अब जाप करना शुरू करते हैं। इतना कहकर रजनी कर्ण पिशाचनी मंत्र का जाप करते हुए कहती है, ओम नमः कर्ण पिशाचनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्ण अवतरावतर अतीत नागत वर्तमाननी दर्शय दर्शय मम भविष्य कथय ही कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। रजनी के साथ साथ अमोदिता भी कर्ण पिशाचनी मंत्र का जाप करने लग जाती है। इस तरफ युग ग्रेवयार्ड कोठी पहुंच गया था। ग्रेवयार्ड कोठी में उसके अलावा और कोई नहीं था। ये पहली बार था जब वो अकेले ग्रेवयार्ड कोठी में रात बिताने वाला था। अभी युग ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोलकर कोठी के अंदर घुसा ही था कि उसका फोन बजने लग जाता है। जब युग की मोबाइल स्क्रीन पर नजर पड़ती है तो वो खुद से कहता है, अरे कायर का फोन, वो भी अभी इतनी रात में, ये क्यों फोन कर रहा है। लगता है इसे बिंदु से फुर्सत मिल गई, तभी मुझे याद किया इसने। इतना कहकर युग फोन रिसीव करते हुए कहता है, हाँ कायर बोल। कायर की फोन के अंदर से आवाज आती है, अरे युग कहाँ पर है तू। युग जवाब देता है, अरे मैं तो ग्रेवयार्ड कोठी पहुंच गया। क्या कहा, ग्रेवयार्ड कोठी।
पर तू तो हमें यामिनी से मिलाने वाला था ना आज, वो नहीं आई थी क्या? युग अपने कमरे की ओर जाने वाली सीढ़ियां चढ़ते हुए कहता है। अरे आई थी और मैंने उसके साथ डांस भी किया, पर उसे घर पर जरूरी काम था इसलिए वो चली गई। मैं उससे तुझे फिर कभी मिलवा दूंगा। चल ठीक है। वैसे मैंने तुझे ये बताने के लिए कॉल किया था कि मैं बिंदु को छोड़ने उसके घर जा रहा हूँ। मुझे आने में देर हो जाएगी और ये भी हो सकता है कि मैं वहीं पर रुक जाऊं। बहुत दिनों बाद साथ में वक्त बिताने को मिला है। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तू आराम से आ। तू अकेला रह लेगा ना कोठी में? वो क्या है ना, अर्जुन का फोन आया था तो उसने बताया कि वो भी आज रात कछुए के साथ हॉस्पिटल में ही रुकेगा। उसकी दादी की तबीयत खराब है ना। अरे हाँ, मुझे भी आया था उसका कॉल, बताया था उसने। पर तू मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहा है कि मैं अकेला तो रह लूंगा ना कोठी में? कायर की धीरे से आवाज आती है। वो इसलिए क्योंकि तू पहली बार ग्रेवयार्ड कोठी में अकेला रह रहा है ना, और तुझे पता है ना वो किसका दूसरा ठिकाना है? हाँ पता है मुझे, ये यक्षिणी का दूसरा ठिकाना है। बात करते करते युग अपने कमरे के अंदर घुस जाता है। कायर कहता है, हाँ वही, तू अकेले डरना मत। युग हंसते हुए कहता है, पागल हो रहा है क्या? मैं क्यों डरूंगा? मुझे थोड़ी किसी से डर लगता है। इतना कहकर युग ठहाके लगाने लगता है। कायर की धीमी आवाज सुनाई देती है, युग, ऐसा अक्सर वही लोग कहते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। कायर ने इतना कहा ही था कि युग को टाइपराइटर के बटन दबने की आवाज सुनाई देती है। युग झट से टेबल पर रखे टाइपराइटर की ओर देखता है जिसके बटन अपने आप दब रहे थे। ये देखकर युग के हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। युग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कायर की फोन के अंदर से लगातार आवाज सुनाई देती है, हेलो युग, युग तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? युग अपने कदम टाइपराइटर की ओर बढ़ाने लग जाता है। उसके बटने अभी भी अपने आप ही दब रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइपराइटर पर टाइप कर रहा था। युग के मन में डर तो था, पर फिर भी ये देखने के लिए कि कैसे टाइपराइटर की बटने अपने आप दब रही हैं, ये देखने के लिए उसके पास जाने लग जाता है। कायर की फिर से आवाज सुनाई देती है, हेलो युग, अरे युग कुछ बोल ना, वहां पर सब ठीक तो है ना? टाइपराइटर के पास पहुंचने तक युग पूरा पसीने से लथपथ हो गया था। टाइपराइटर की बटने अभी भी अपने आप दब रही थी। युग धीरे धीरे उस टाइपराइटर को छूने के लिए अपना दायां हाथ उसके पास बढ़ाने लग जाता है। जैसे ही युग उस टाइपराइटर को छूता है, उसकी बटने अपने आप रुक जाती हैं। अब उसकी बटने नहीं दब रही थीं। युग उसी टाइपराइटर को हैरानी के साथ मंत्रमुग्ध होकर देखता रहता है। कायर के मोबाइल के अंदर से आवाज सुनाई देती है, अरे युग कुछ बोलेगा भी या मैं आऊं वहां पर? युग टाइपराइटर को ही देखते हुए कहता है, नहीं कायर, तुझे यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर सब ठीक है। बिंदु की फोन के अंदर से आवाज आती है, अरे कायर, अब तुम मुझसे भी बात करोगे या बस युग से ही बातें करते रहोगे? कायर की भी साथ में आवाज आती है, अरे बिंदु, तुमसे ही तो बातें करने रुका हूँ। अच्छा युग, मैं रखता हूँ, अपना ख्याल रखना। युग बिना कुछ बोले फोन रख देता है। उसकी निगाहें अभी भी टाइपराइटर पर ही जमी हुई थी। वो मन ही मन सोचता है, क्या ये मेरा कोई वहम था या टाइपराइटर की बटने अपने आप दब रही थी? इस तरफ रजनी और अमोदिता लगातार कर्ण पिशाचनी मंत्र का जाप किए जा रही थी। तहखाने के अंदर उनकी आवाजें गूंजने लग गई थी। अमोदिता और रजनी दोनों ही अपनी नजरें उनके सामने रखे शुद्ध घी के दीपक पर टिकाए हुए थी, इस आस में कि वो कब चलेगा और कब कर्ण पिशाचनी उनको दर्शन देगी। अमोदिता और रजनी लगातार मंत्र का जाप करते ही जा रहे थे कि तहखाने के अंदर जल रही दोनों मशालें अपने आप बुझ जाती हैं। तहखाने के अंदर एकदम अंधेरा छा जाता है। इतना अंधेरा कि ना ही रजनी अमोदिता को देख पा रही थी और ना ही अमोदिता रजनी को। अंधेरा होने के बावजूद रजनी और अमोदिता रुकती नहीं है, मंत्रों का जाप करती रहती हैं। देखते ही देखते उनके सामने जो दीपक रखा हुआ था, उसकी लौ धीरे धीरे मध्यम चिंगारी के साथ चलने लग जाती है। बाती को जलता हुआ देखकर रजनी के चेहरे पर मुस्कान आने लग जाती है। वो समझ जाती है कि उसकी साधना जल्द ही सिद्ध होने वाली है। अमोदिता को तो अभी भी अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने कर्ण पिशाचनी साधना को एक ही बार में सिद्ध कर लिया था, वरना इसे सिद्ध करने में लोगों को बरसों लग जाते हैं। जैसे ही दीपक जलता है, अमोदिता और रजनी के कान में एक औरत की फुसफुसाती हुई डरावनी आवाज सुनाई देती है, बोलो, क्यों बुलाया तुम दोनों ने मुझे? औरत की आवाज इतनी खौफनाक थी कि उसे सुनकर अमोदिता और रजनी दोनों सहम जाती हैं। रजनी भी कर्ण पिशाचनी की आवाज सुनकर बहुत डर गई थी, पर वो बड़ी हिम्मत करके अपने हाथों की मुट्ठी बंद करते हुए मन ही मन सोचती है, हमें तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। रजनी के मन की बात अमोदिता भी सुन पा रही थी। कर्ण पिशाचनी की आवाज सुनाई देती है, क्या पूछना है तुम दोनों को मुझसे? रजनी मन ही मन सोचती है, अब मैं कर्ण पिशाचनी से सब कुछ पूछ लूंगी। सदियों से है पुरानी ये है
यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।